जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसे समझेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक भी डिस्कस करेंगे, राइट। उसी के अंदर जो है क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमने आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज़, ठीक है ना, इंक्रीज एनर्जीज़ के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स की जिनका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर जो है 21 से लेके 30 तक। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे एटॉमिक नंबर जिसका 1 होता है, 21 होता है, वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम जिसका सिंबल होता है Sc, स्कैंडियम। तो देखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं सबसे पहले। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब मुझे काउंट करना है यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने हुए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब 18 के बाद हमारे पास क्या है? 3p के बाद क्या आता है? 4s, s में 2, कितने हुए? 20। अब 4s के बाद क्या आता था? 3d, और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये देखिए 21 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 21। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने ये ऐसे। अगर हमने इसको शॉर्टकट में लिखना है तो हमें पता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। तो 21 से पहले कौन सा जो है नोबल गैस आता है? जैसे यहाँ पे लिख के रखता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इतने काफ़ी हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36। देखो 18 से पहले कौन सा आता है? 21 से पहले आता है 18 वाला, आर्गॉन। तो 18 तक जो है, 18 तक जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जगह मैं सीधे आर्गॉन और 18 लिख दूंगा। और मुझे पता है 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक है, ये हो गए 10 2 12 6 18। तो मतलब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो है, ये इतनी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं उसकी जगह ये लिख लूँ और आगे 4s2 3d1, ये हो गया शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। लेकिन ये आप बाद में लिख सकते हो जब आपको ओवरऑल इस तरीके से लिखने आ जाए। तो पहले आपने इसको प्रैक्टिस करना है। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, राइट। ये नहीं कि शॉर्टकट में लिखे तो कोई ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, ठीक है। स्कैंडियम के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है टाइटेनियम। मैं नाम भी पूरे लिखा हूँ, जिन बच्चों को लर्न नहीं है वो लर्न कर लेंगे। टाइटेनियम सिंबल Ti। तो टाइटेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, टाइटेनियम। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 4s2 हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। 3d2, 3d2 इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए टाइटेनियम के बाद आता है वैनेडियम, VANADIU। वैनेडियम सिंबल है कैपिटल V। तो वैनेडियम का है 23। आप खुद लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैनेडियम के बाद आता है हमारे पास क्रोमियम, CHROMIUM। क्रोमियम सिंबल है CR, कैपिटल C। तो क्रोमियम का जो है एटॉमिक नंबर 24 है।
यहाँ पे ध्यान देना हमको, यहीं पे एक्सेप्शन है। अगर जैसे अभी हमें एक्सेप्शन का पता नहीं है तो हम लिखेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद आता हमारे पास 4s2 हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, और 3d में लिख दूंगा मैं क्या 3d4 हो गए 24, क्योंकि यहाँ तक आ गए 18 तो हो गए पूरे 24। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रॉन्ग है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है, दिस इज़ रॉन्ग। तो फिर एग्जैक्ट इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, वो ऐसे लिख रहा हूँ मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो बिल्कुल इसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखना है 4s1 3d5, यहाँ पे हमने, यहाँ पे गड़बड़ था, उसको हमने ऐसे लिखना है, s के अंदर 1 और d के अंदर 5। ऐसा क्यों, देखिए s के अंदर जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 का आधा क्या है 1। d के अंदर मैक्सिमम जो है 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 का आधा क्या है 5, ठीक है, ये फुल है और ये हाफ है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं ये मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबशेल्स हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। अगर s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी स्टेबल है, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी स्टेबल है। अगर d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आएँ तो ये स्टेबल है, d के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए तो ये स्टेबल है। अगर d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और d के अंदर 5, तो ये वाला कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल है। d के अंदर अगर 9 है तो ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए देखो ना, s तो स्टेबल था, यहाँ पे s तो स्टेबल था लेकिन d स्टेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, s से 1 इलेक्ट्रॉन d के अंदर लिख दिया, तो s1 है, हाफ फील्ड है, तो ये भी स्टेबल बन गया, और d जो है 4 का 5 बन गया, ये भी स्टेबल बन गया। तो इसलिए ये दोनों जो हैं ऑर्बिटल्स 4s और 3d, ये क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, तो ये मोर स्टेबल हैं। क्या है, ये मोर स्टेबल है। तो हमने जो है ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर पॉसिबिलिटी है, जैसे s है, p है, d है, f है, s के अंदर हमें पता है मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो वो भी स्टेबल। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो भी स्टेबल। p के अंदर मैक्सिमम 6 की कैपेसिटी है तो ये भी स्टेबल। अगर 3 आ रहा हाफ फील्ड तो ये भी स्टेबल। मतलब s1 भी स्टेबल है, s2 भी स्टेबल, p3 भी स्टेबल, p6 भी स्टेबल, d10 भी स्टेबल, और 5 भी होंगे वो भी स्टेबल, d5 ये भी स्टेबल, d10 ये भी स्टेबल। तो मतलब क्या है, ये है हमारे हाफ फील्ड, तो ये भी स्टेबल होते हैं, और ये है फुली फील्ड, तो ये भी स्टेबल है। तो वो बात है यहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या सबशेल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड क्या है, मोर स्टेबल है, तो इसका रीज़न ये है। एक रीज़न दूसरा भी है एनर्जी एक्सचेंजेस का, लेकिन हम आपको यही वाला बता रहे हैं अभी। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स सबशेल्स भी लिख सकते हैं आप, आर मोर स्टेबल। दुनिया में जो भी चीज़ है स्टेबिलिटी चाहती है, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है, अनस्टेबल कोई नहीं। इसलिए हमारे पास जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। तो याद रखना आपने, ये रीज़न है इसका। पूछा जा सकता है कि इनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, क्या रीज़न है। तो हाफ फील्ड जो है इट इज़ मोर स्टेबल। और दूसरा रीज़न जो बुक पे लिखा है एनर्जी एक्सचेंजेस का भी, एनर्जी एक्सचेंजेस। तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है जब हाफ फील्ड होंगे तो एनर्जी का एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और रूल होता है एक, एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी एक्सचेंज होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये रिलेशन।
क्रोमियम के बाद आ जाता है हमारे पास मैंगनीज। मैंगनीज, और मैंगनीज का जो सिंबल होता है एम और स्मॉल एन, मैंगनीज। तो जो मैंगनीज है इसका एटॉमिक नंबर 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3p के बाद आता है 4s2 और 3d5। तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल है। उसके बाद आता है बच्चे हमारे पास आयरन। आयरन एफ ही होता है सिंबल 26, इसका आप खुद लिखेंगे आयरन। फिर आता है हमारे पास कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27, खुद लिखेंगे। कोबाल्ट के बाद आता है निकल 28, तो निकल का मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आता है 4s2 हो गए 20 और 3d8 हो गई 28। ठीक है। अब जो कॉपर आ रहा है तो वहाँ पे भी एक्सेप्शन है, सेम रीज़न जो क्रोमियम के लिए बताया है। सी होता है कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। अगर मैं ऐसे लिखूँगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 3d9। तो ये गलत होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि हमें पता है अगर मैं s को 1 कर लूँ 4s1 और 3d10 कर लूँ तो ये भी हाफ फील्ड, ये फुली फील्ड, तो ये स्टेबल हो गया। हाफ फील्ड भी स्टेबल, फुली फील्ड भी स्टेबल। इसलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 को हम 4s1 लिखेंगे और इसका एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर दे देंगे 10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा एग्जैक्ट। तो रीज़न वही है हमारे पास। ठीक है। फिर फाइनली हमारे पास जिंक आ जाता है, एटॉमिक नंबर 30, तो खुद लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ऐसे ही, एंड पे आ जाएगा 4s2 3d10, ये पीछे सेम रहेगा 3p तक। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने आपको एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 30 तक बताया, और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ क्रोमियम और कॉपर, इन दो की एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखनी है। क्रोमियम और कॉपर एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। रीज़न पूछते हैं क्यों एक्सेप्शन होती है, या फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेंगे तो आपने ऐसे लिखना है जो हमने करेक्ट तरीके से आपको बताया। राइट। तो अब देखिए अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है। पहली बार आप नाम सुन रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर जो है ये नाम है। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये वेव नेचर एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका वेव नेचर होता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डिस्क्राइब द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो वेव नेचर है वो 3 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इट डिस्क्राइब्स द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, तो वो 3 डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल मोशन होता है उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन है, और उसी से वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन की एक्सप्लेन होती है। तो आपने सिंपल यही बात याद रखनी है। इज इट क्लियर? और ये इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन है, तो ये आपको याद भी रखनी है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसको आप डी पढ़ो या डेल पढ़ो, एक्चुअल में इसको डेल पढ़ते हैं, DEL डेल। ठीक है ना। और लिखते इसको ऐसे हैं, ये स्टाइलिश डी लिखना है, लिखते इसको इस तरीके से हैं। लेकिन अगर आप इसको सिंपल डी भी लिखेंगे अभी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ इसको ऐसे लिखते हैं, इस डी को ऐसे लिखते हैं और इसको रीड करते हैं डेल, DEL डेल। तो डी स्क्वायर साई पढ़ो, डेल स्क्वायर साई पढ़ो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी के लिए। ठीक है।
तो बाद में हम इसको फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि इस डी और डेल में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ डी लगाना है और कहाँ डेल लगाना है। लेकिन अभी आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपान डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब ये समझेंगे कि हमारे पास ये साई क्या होता है, ये एक्स वाई जेड क्या है, ये पाई एम एच क्या है। ठीक है, ये जो साई होता है इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। जो वेव है ना तो उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई। ठीक है, इसको साई पढ़ते हैं, ये सिंबल है ऐसा साई, PSI, साई पढ़ते हैं इसको। तो ये वेव को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे। m जो होगा, जो यहाँ पे m आपको दिख रहा है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो मैंने आपको बताया है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो कोई ज़रूरत नहीं अभी याद रखने की, बस प्लैंक्स कांस्टेंट याद रखो। एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स ने दिया है और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है ये भी, और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। E जो है टोटल एनर्जी की बात हो रही होगी, जो ये E है, और V जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही होगी। तो देखो साई भी पता चला वेव के लिए है, E जो है टोटल एनर्जी है, V जो है पोटेंशियल एनर्जी है, H क्या है यहाँ पे, M क्या है, ये साई स्क्वायर क्या है, और X Y Z हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि 3 डायमेंशनल मोशन है तो X एक्सिस में भी होगा, Y एक्सिस में भी होगा और Z एक्सिस में भी होगा। तो X Y और Z, तो 3 डायमेंशनल मोशन जो है इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल, राइट, वो एक्सप्लेन करती है ये इक्वेशन। अब देखिए, आपने टर्मिनोलॉजी आपने देख लिया कि इस इक्वेशन के टर्म्स का मीनिंग क्या है। अब एक्स वाई जेड जो हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आप पढ़ते रहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये जो एक्स वाई जेड है ये कन्वर्ट हो जाता है आर थीटा और फाई में। ये आर है, ये थीटा है और ये फाई है। ये जो इस तरीके से लिखा है इसको फाई, ये आ गया थीटा और ये आ गया आर, इस तरीके से इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर थीटा और फाई इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इक्वेशन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखी गई है। जब इसको सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब आप एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा और फाई एक्सप्रेस करेंगे। तो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई। हमें जो वेव फंक्शन है इसकी डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। सम ऑफ देम आर मीनिंगफुल, कुछ जो वैल्यूज आएंगी, कुछ वैल्यूज का मीनिंग होगा, ठीक है, जैसे डिफरेंट वैल्यूज आए, जैसे मैंने साई 1 लिखा, साई 2 लिखा, साई 3, साई 4 में डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। कुछ वैल्यूज का जो है मीनिंग होगा और कुछ मीनिंगलेस होंगी। तो जो वैल्यूज मीनिंगफुल होंगी वेव फंक्शन की, जो मीनिंगफुल होंगी उनको बोलेंगे आइगन वैल्यूज। क्या बोलेंगे उनको? आइगन वैल्यूज, EIGEN, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। ये नई टर्मिनोलॉजी है पूरी, आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यूज। तो वेव फंक्शन के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। जो वेव फंक्शन साई है इसके 2 पार्ट्स होंगे। इलेक्ट्रॉन का जो वेव है इसके 2 पार्ट्स होंगे, इसको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट को हम लिखेंगे कैपिटल R और ब्रैकेट में स्मॉल r। रेडियल पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे RR, और एंगुलर पार्ट को हम थीटा और फाई, ये थीटा और फाई ये एंगुलर पार्ट होंगे और R जो होगा रेडियल पार्ट होगा। S ऑर्बिटल के लिए, जो हमारा S ऑर्बिटल होता है, इसके लिए कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता है, इसके लिए थीटा फाई एक्सप्लेन नहीं करना है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सॉल्व्ड और डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करें तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती इससे। 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू डिटरमाइन होगी लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिटरमाइन नहीं। तो हमें इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है,
ये जो है 11th के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखनी है और इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है, ठीक है, और इक्वेशन किसने दी है, श्रोडिंगर ने दी है। हमको डेरिवेशन नहीं करना है, ये जो है बीएससी के सिलेबस में होता है, ठीक है, कॉलेज लेवल में, तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है। अगर किसी को फिर भी इसका डेरिवेशन अगर सीखना है तो वो उसको हम सेपरेट से बता सकते हैं, लेकिन पूरी क्लास में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लंबी है और एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, राइट। देयर इज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेव फंक्शन साई, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी। साई स्क्वायर हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो साई स्क्वायर है इट टेल्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का मीनिंग है। क्या मीनिंग है कि यह हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस कहाँ पे हैं। तो साई स्क्वायर जो है मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इसकी, अगर साई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है तो नोड प्रेजेंट होगा। नोड होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, वेयर इलेक्ट्रॉन इज नॉट फाउंड, उस पार्ट को हम नोड कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास अगर क्वेश्चन लिखा ऐसे, फॉर साई 210, मतलब ये आर है, ये थीटा है और ये फाई है, तीन चीज़ें थी, तो ये आर है, ये थीटा है और ये फाई है। फाइंड, ए पार्ट बोला है आप ऑर्बिटल फाइंड कीजिए, कौन सा ऑर्बिटल होगा, और आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड कीजिए। टिपिकल क्वेश्चन लग रहा होगा आपको ये, राइट। तो आर थीटा फाई हम पहले इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। आप पहले जो है, जैसे ये वैल्यूज़ लिखी होती हैं यहाँ पे साई 210, पहले को आप एन रखो, ये एल रखो, ये एम रखो, ठीक है, एन एल एम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे। क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर के लिए ये डिटरमाइन नहीं होता है, तो एन एल एम, एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है और एम की वैल्यू 0 है। जब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई तो अब आप ऑर्बिटल बता सकते हैं कि जब एल की वैल्यू 1 होती है वो पी ऑर्बिटल होता है, तो पी के 3 बक्सेस बनाए आपने, और एम की वैल्यू जब 0 होती है, ठीक है ना, आप एम की वैल्यू जब 0 होती है, सबसे पहले आपके पास जो है ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है तो 3 बक्सेस आगे, और एन की वैल्यू 2 है तो मतलब ये 2p है, ठीक है, और m की वैल्यू 0 है तो 0 किसके लिए होता है, हम 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सेंटर वाले को pz, और ये दो में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ px यहाँ py, px यहाँ py, तो 2pz हमारा ऑर्बिटल आ गया। क्या आ गया, ये 2pz ऑर्बिटल। अब देखिए हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना, उसके लिए फार्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस, और एच क्रॉस मैंने बताया था इसकी वैल्यू होती है h/2π, तो h/2π की जगह हम एच क्रॉस भी लिख सकते हैं, h/2π की जगह, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब अगर हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में l की वैल्यू 1 दे के रखी है, तो l की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 1 एच क्रॉस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 1 ज़ा 2, रूट 2 एच क्रॉस, तो रूट सिर्फ 2 के ऊपर है एच क्रॉस, तो रूट 2 एच क्रॉस आ गया हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दिया फॉर साई 400, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, तो जब l की वैल्यू 0 तो s होगा, n 4 है तो 4s होगा, ठीक। तो अब आप जो है 520 होगा तो इसके लिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। dz² क्यों आया, जब m की वैल्यू 0 होती है और d हो, तो d का कौन सा ऑर्बिटल होता है जब m 0 हो, dz²। मैंने ये बताया था आपको, जब मैंने आपको बताया था d के 5 ऑर्बिटल, तो d के जो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो सेंटर वाले को हम 0 मानते हैं और इस 0 रखेंगे, और ये dz² इसका नाम, फिर ये dxy, ये dyz, ये dx² माइनस y², और ये dzx, ये बताया था मैंने। वैसे ही आ गया हमारे पास। तो ये था हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
और इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। अब देखिए, जो मैं कहता था कि जो हमारे पास ये एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जो स्पिन होता है ऑपोजिट होता है। अगर आपने एक ऐसे बनाया और दूसरा आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करता है ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये नाम है, ठीक है। पॉली ने एक रूल दिया जिसको हम पॉलीज रूल बोलेंगे या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलेंगे। ये क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी वैल्यूज जो हैं क्वांटम नंबर्स की, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कि आपके पास जो है जो वैल्यू n की है वही l की आए, वही m की आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिटल के अंदर जो आप एक इलेक्ट्रॉन, आप जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो इनका स्पिन ऑपोजिट होगा, इनका स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, सेम स्पिन नहीं होगा। अगर सेम स्पिन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपल्शन होगा, और जहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिपल्शन कम होता है, इसलिए हम इनका ऑपोजिट स्पिन रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके ये पॉलीज बताता है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रखना होता है, ऑपोजिट स्पिन में रखना होता है। तो और दूसरा मीनिंग क्या है कि चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखिए, इसने कहा है हमें कि राइट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमने। जैसे देखो, सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं, ठीक है, हम आयरन की बात करते हैं। देखो आयरन हमने आपको सिखाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 26 एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं इस आयरन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ तक। फिर 4s2 20 और 3d6, ये 3d10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने। ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये सब शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैंने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसका, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हैं ना बात को। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैंने लिखना है तो मुझे पता है 1s 2s जो भी होगा एक ही डिब्बा होता है, तो यह आ गया 1s का डिब्बा, ठीक है, 1s ऑर्बिटल। यह आ गया 2s ऑर्बिटल, 2p के 3 ऑर्बिटल है, ऐसे बनाए, ये 1s, ये 2s, ये 2p। अब 3s का फिर एक ही ऑर्बिटल बनेगा, 3p के फिर 3 ऑर्बिटल बनेंगे, फिर 4s का फिर एक ही ऑर्बिटल बनेगा, और 3d के 5 ऑर्बिटल बनेंगे। जब ये ऑर्बिटल हमने बनाए, 2p, ये आ गया 3s, ये आ गया 3p, ये आ गया 4s, ये आ गया 3d, ऐसे लिखनी है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 1s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ऑपोजिट स्पिन पॉली कहता है, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, 4s इस तरीके से, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए, पहले मैं इधर फिलिंग कैसे कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और फिर 6 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये भी एक रूल है। मैंने क्यों पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया, इन वालों तो मैंने फुल किया क्योंकि यहाँ तक तो ये ऐसे ही आना है, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरीके से फिल लगा करने, ऐसा क्यों, इसके लिए भी एक रूल है, हुंड्स रूल, अभी हमने वो डिस्कस करना है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पूरा नाम इसका। हुंड्स क्या कहता है, ये भी नाम है, ये कहता है कि हर एक ऑर्बिटल में आपने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जैसे ये डी के 5 ऑर्बिटल थे और मुझे पता है डी के अंदर अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने ऐसे नहीं दो दो नहीं फिल करने हैं, मैंने सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल को देना है, 1 2 3 4 5, एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, फिर जो बचे उनकी पेयरिंग करनी है, तो 6 वाला आ गया इधर। तो ये कहता है हुंड्स रूल कि आपने पेयरिंग तब तक नहीं करनी है इलेक्ट्रॉन की जब तक ना हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए।
ठीक है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं कह रहा था ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बस यही सब शेल्स होते हैं, इन्हीं के आपने ऑर्बिटल ऐसे लिखने हैं। आपको पता है एस के कितने हैं, पी के कितने हैं, डी के कितने हैं, बस वो ऑर्बिटल लिखने हैं। तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करने हैं। अब आप कहोगे क्या इधर नहीं लग सकता था हूंस रूल? बिल्कुल लग सकता था। जैसे ये 2p है और मुझे पता p के अंदर 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे पहले एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया 1 2 3, फिर 4th 5th और 6th ऐसे ही फिल किया है, लेकिन आने तो इसलिए यहाँ पे पहले एक एक फिर पेयरिंग की है, एक फिर पेयरिंग, तो ये सब की जगह ऐसा ही हुआ है। अब देखना, हाँ अब देखिए जैसे आयरन 2+ की बोली हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले आयरन हमें पता है 26 होता है, तो शॉर्टकट में लिखा ये 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन, फिर 4s2 3d6। अब हमें देखिए पता है कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले हमारे s से निकलेंगे, ठीक है, s से निकल जाएंगे, तो s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब क्या बचा? 3d6 ही बचा। जब s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। s में से दोनों इलेक्ट्रॉन कम हो गए, +2 चार्ज है। अब आपने 1s को 2 को ऐसे ही लिखा, 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से लिखे, ठीक। ये हो गया ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब टोटल स्पिन के लिए फॉर्मूला होता था +-n/2, और n कितना है यहाँ पे? n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, ये अनपेयर्ड है, तो 4/2 +-, तो +-2 आ गई वैल्यू। टोटल स्पिन जो है वो +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, क्योंकि स्पिन की दोनों वैल्यूज़ हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब मैग्नेटिक मूवमेंट, ये पूछा है मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैंने फॉर्मूला बताया था जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू, बोला था रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये u लिखना आपने, फिर इसको ऐसे करना है, इसको म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट। फार्मूला होता था √n × n + 2, तो n कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो अभी बताया 4 है, ठीक है ना। ये आयरन के लिए ये चीज़ एक्सप्लेन हो रही है। तो 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की जगह मैंने 4 लिखा, 4 × 4 + 2, 4 + 2 6 होता है, 6 4 24, तो 24 √24 आ गया आंसर। और मैग्नेटिक मूवमेंट का जो यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना, बोहर नाम था, तो उसने जो है मैग्नेटिक मूवमेंट का जो है यूनिट रखा, तो अपना ही नाम बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे लेंथ का मीटर होता है, मास का केजी होता है। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब देखिए ऐसे ही कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने बताया था आपको एक्सेप्शनल में कि कैसे लिखना है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो आप आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आयरन में बताया आपको, ठीक है। जैसे निकल 2+ है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। पहले आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, 28 वाली लिखी आपने ऐसे, यहाँ चाहे शार्ट में लिखो ऐसे। तो हमने देखा 18 इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ तक, फिर 20 और 28। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल लूज़ कर रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन एस वाले में से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर मैं शेल की बात करूं तो ये 3rd शेल में है, ये 4th शेल में है। एन की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 है और एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये 3rd, ये 4th, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4th शेल में से निकलेगा जहाँ पे एन की वैल्यू 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले एस में से बाहर आता है। क्यों? इसका शेल जो है 4th है, 3D भला 3D है, लेकिन इसका शेल 3rd है, तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। तो एस में से इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब एस में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अब सिर्फ 3D10 बचा, 3D10 बचा। तो इस तरीके से हम जो है आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। तो Mn4+ की आपने लिखनी है, होमवर्क है आपके लिए। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको सिखा लिया, ठीक है, कैसे लिखते हैं। तो हुन्स रूल जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया, हुन्स रूल नाम है, ये क्या कहता है कि नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल ऑफ सबशेल टेक्स प्लेस। तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी ही नहीं, अनटिल, तब तक जब तक ना हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन जो है मिल जाए, ठीक है ना, जब तक ना हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले तब तक पेयरिंग नहीं करनी। जैसे मान लो मेरे पास जो है D4 है, D के 5 बना लो,
अब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो मुझे पहले एक एक फिल करना, 1 2 3 4, पेयरिंग होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। अगर ऐसे मान लो मेरे पास D9 होता, 1 2 3 4, तो मैं क्या करता, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, 5, अब 6th 7th 8th और 9th, एक जो है मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। तो नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिट ऑफ सब शेल्स टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाय इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। जब तक ना हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा तब तक आपने पेयरिंग नहीं करनी है। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। और फिर जब आप पेयरिंग कर भी रहे हो तो ठीक है, उनकी स्पिन जो है ऑपोजिट रखनी है, ऑपोजिट स्पिन रखनी है, पैरेलल स्पिन नहीं रखनी है। इसलिए इसने नो बोला यहाँ पे, मतलब पैरेलल स्पिन नहीं रखनी है आपने, ये गलत है। अगर एक ऊपर है तो एक नीचे, ये स्पिन रखना है हमको, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे S P D, इनके क्या शेप्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।